गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अनुसार हम लोगों ने सॉल्यूशन को खत्म कर दिया था, बट अभी कंपटीशन सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट आईटी और मेडिकल के एग्जाम में जब बैठेंगे तो उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, हम लोग लिखेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको इंपॉर्टेंट का टैग लगाइएगा। हालांकि बोर्ड में इस बार नहीं पूछने वाला है ना, सीबीएसई बोर्ड नहीं पूछेगा, बिहार बोर्ड का भी कोई सिलेबस का ठिकाना नहीं है ना। अगर बिहार बोर्ड में अगर इसको टॉपिक को हटा भी अगर देता है तो याद रख लीजिए वो क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ लेगा आपसे, ठीक ना। बिहार बोर्ड का कुछ और ठिकाना नहीं है, इसलिए जितना भी पढ़ाया जाएगा सबको इम्पोर्टेंट मान करके ही पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं। कहता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। नॉर्मल का मतलब तो आप लोग समझते होंगे और एबनॉर्मल का भी मतलब आप लोग समझते होइएगा। जैसे अगर मैं जैसे आपसे बात करूं कि जैसे अगर कोई आदमी है ना, नॉर्मल तरीके से हंसता है, नॉर्मली खाना खाता है, नॉर्मल 6 से 7 घंटे नींद लेता है ना, नॉर्मल काम करता है, तो हम बोलते हैं उसका सारा चीज देख करके, बिहेवियर देख करके, उसका क्या बोलते हैं उसको, पर्सनैलिटी को देख करके हम डिसाइड करते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये आदमी बहुत बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कोई आदमी अगर मान लीजिए कि हद से ज्यादा अगर हंसता है, हद से ज्यादा रोने लगता है ना, हद से ज्यादा काम करता है, तो लोग उसको बोलता है कि पागल है, क्या है ना, बोलते हैं कि साइको है, इस तरह की बातें बोलते हैं। मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये आदमी नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल आदमी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन में चला गया, बोलते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वही बात है। अभी तक जो हम लोगों ने कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज निकाला था, चाहे वो आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे वो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, या फिर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो, अभी जो भी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो सारा का सारा क्या था, नॉर्मल था। दूसरी चीज कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। ये सॉल्यूट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सॉल्यूट का कंपोजिशन कैसा है, इस पे ये डिपेंड नहीं करता था, है ना। या आप सॉल्वेंट किस तरह के डाले हो वो डिपेंड नहीं करता है, या आपका सॉल्यूशन किस टाइप का बना उस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर चेंज कर जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। तो मान लो कि कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर कैसे चेंज होगा, या तो उसके सॉल्यूट पार्टिकल जो हो या तो डिसोसिएट होगा या फिर उसमें क्या होगा, एसोसिएशन होगा। हम लोग देखो तो हम डायरेक्टली यही बात बोलते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन, लिखना नहीं है अभी समझिए, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल। इसका मतलब यह है कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अगर आपका चेंज कर जाए, क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, इसीलिए कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या कर जाएगा, आपका चेंज कर जाएगा। अगर मैं बोलूं कि नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आपका इंक्रीज कर जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं बोलूं कि नंबर्स ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर गया तो क्या बोलेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के बढ़ने की वजह से या घटने की वजह से जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होता है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ जाए या घट जाए, जिसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, चेंज कर जाता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कैसा, कहां से चेंज करेगा, ये अपने नॉर्मल वैल्यू से चेंज कर जाता है। यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सारे के सारे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे। अब जो पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव पढ़ने वाले हैं, मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू
चेंज मिलेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आपको चेंज दिखाई देंगे। कैसे चेंज दिखाई देंगे? दो केस मिलेंगे। एक केस होता है डिसोसिएशन का, है ना, कि जैसे कोई पार्टिकल मैंने डाला सॉल्यूशन में, कोई प्रेजेंट है, और वहां पर जाकर के क्या कर देगा, टूट जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर वाटर है ना, और यहाँ पर मैंने क्या किया, NaCl को डाला। तो जैसे पानी में हम NaCl डालेंगे, डालने से पहले कितना था NaCl, 1 मोल था सॉल्यूट, और जैसे पानी में डाला तो इसमें बन जाएगा एक Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। Na+ को और Cl- को क्या बोलते हैं बाबू, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस। आयंस भी क्या है, एक प्रकार का पार्टिकल्स है। क्लियर है? तो यहाँ पर डिसॉल्व करने से पहले, डालने से सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने से पहले ये 1 मोल था। 1 मोल का मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ पार्टिकल की संख्या कितना, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। जब मैंने NaCl में इसको डाला वाटर में, अब जाकर के ये बन गया सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या है, सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। इसको डाला सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में जरा देख तो कितने पार्टिकल हैं, 2 मोल पार्टिकल है। कैसे, 1 मोल आयन सोडियम प्लस और दूसरा मोल कितना बाबू, क्लोरीन माइनस, है ना। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन में NaCl के कितने आयन, 2 आयन, यानी कि इनका नंबर्स ऑफ पार्टिकल बढ़ गया। अरे भाई यहाँ पर 1 मोल टूटने के बाद ये 1 मोल और 1 मोल, ये कितना मोल टोटल, 2 मोल हो गया। तो जब नंबर्स ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है, हमने बोला कि कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज किया तो हम बोल सकते हैं कि उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज है, मान लो यहाँ पर एक चीज और बढ़े, जैसे कि मान लो कि CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एसिटिक एसिड बोलते हैं। जब इसको वाटर में डालिएगा तो टूटता नहीं है, बल्कि जा करके एसोसिएट होता है, डाइमर बना लेता है ना। क्या होता है, डाइमर। यहाँ पर 2 मोल है और ये डालते हैं तो यहाँ पर CH3COOH और ये इस तरह का बना लेता है। यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 मोल है। यहाँ पर इसका 2 है, इसका मतलब ये 2 मोल है। यानी कि मिलने, यानी कि सॉल्यूशन से पहले सॉल्यूट को जब तक डिसॉल्व नहीं किया था सॉल्वेंट में, तब तक ये 2 मोल था। और जब डिसॉल्व कर दिया तो जाकर के कितना मोल बन गया, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 मोल बन गया। यहाँ के केस में क्या होता है कि नंबर्स ऑफ पार्टिकल जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नंबर्स ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेगा तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाता है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज कर जाता है, ये डिपेंड करता है कि आपने जो सॉल्यूट लिया वो सॉल्यूट डिसोसिएट करता है या फिर एसोसिएट करता है। जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट, किसकी बात करेंगे बाबू हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आसानी से अपने आयंस में क्या कर जाए, टूट जाए। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको यदि हम डालते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो या तो वो डिसोसिएट करेगा या फिर क्या करेगा, एसोसिएट करता है ना। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से उनके नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पे क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो डिसोसिएट करता है तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ेगा, और नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ेगा तो उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं वाटर में या किसी सॉल्वेंट में, को सॉल्वेंट में, है ना, अगर वो जा करके वहां एसोसिएट कर जाता है, उनके नंबर्स ऑफ पार्टिकल जो है सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या अगर घट जाती है, जैसे मैंने यहाँ देखा कि 2 मोल से बन गया कितना, 1 मोल, यहाँ पर उनके पार्टिकल की संख्या घट गया, इसका मतलब इनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज घट गए। यही जो इंक्रीज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या डिक्रीज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होगा ड्यू टू द एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अच्छा, एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घट जाएंगे। अगर नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा डिसोसिएशन के केस में, तो
उसके केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज करता है तो उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है? तो ये चीजें हैं कि अगर सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट किया तो उनके नंबर्स ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, और नंबर्स ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है गाइस? चलिए लिखते हैं हम लोग, हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए तो आज लेक्चर आप लोग को लेट मिल रहा है ना, कल लेक्चर नहीं बन पाया था, अब कल से टाइम पर देने के लिए मेरे को आज 2 लेक्चर कम से कम रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। चलिए आइए हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट, थोड़ा सा थ्योरी है, थ्योरी क्या है मतलब 2-4 लाइन लिखना पड़ता है, लिखेंगे वी नो दैट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मैं सीपी लिखता हूं है ना, we know that the colligative properties of solution of dilute solution depend upon the number of solute particle present in solution. If the value of number of solute particle get increases या decreases, get change कर देते हैं, ठीक ना, get change, then the value of colligative properties will be also change, क्या होगा, चेंज कर जाएगा, ठीक ना। लिखेंगे the number of solute particle change due to association or dissociation of solute particle। आई बात समझ में? लिखेंगे in case of dissociation के केस में, dissociation of solute the number को मैं na डॉट कर देता हूं, ठीक ना, the number of solute पार्टिकल क्या कर जाएगा बाबू, इंक्रीज कर जाएगा, और इसलिए सो द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, याद रखना, ठीक ना। क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कब, जब अगर सॉल्यूट क्या हो, डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में और डिसोसिएट कर जाए, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, K2SO4, BaSO4, H2SO4, ये सब जितने भी हैं ये सब इलेक्ट्रोलाइट है, और डिसॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये इनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक ना। यही बोलेगा इन केस ऑफ एसोसिएशन of solute particle कहता है the number of solute particle get decrease, क्या कर जाएगा बाबू, डिक्रीज कर जाएगा, so वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको।
आगे बात समझ में? यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो नंबर्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। एबनॉर्मल तब होगा जब उनके सॉलिड पार्टिकल की संख्या या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक ना? चलो नोट की जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इसी में एक टर्म आता है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसको भी जरा देख लेते हैं, है ना? लिखेंगे यहीं पर लिखना एबनॉर्मल मोलर मास। आप समझिए इस बात को। इस चीज को समझने से पहले एक पॉइंट लिख लेना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बाबू? मोलर मास होता है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मोलर जो मास होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एग्जांपल के तौर पे देखें, आप समझना क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लें कि यहाँ पर NaCl है और NaCl को हम लोग H2O में डिजोल्व करेंगे, उस सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये टूटेगा किस में? Na प्लस कितने में? Cl माइनस। टूट गया। यहाँ पर क्या है? 1 मोल है। क्या बाबू? 1 मोल। यहाँ पर कितने मोल है? 2 मोल है। हो गया। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जरा देख तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इस एरो को ऐसे लिखने का मतलब इंक्रीज करेगा, ठीक है ना? इसीलिए वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। नंबर्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा। अगर Cp का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इस रिलेशन से जरा देख तो कि अगर ये वैल्यू इंक्रीज करता है तो मोलर मास क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मान ले सपोज है कि Cp का वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाता है तो मोलर मास का वैल्यू क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। किससे डिक्रीज कर जाएगा और किससे इंक्रीज कर जाएगा ये डिपेंड करता है किस पे बाबू? उसके नॉर्मल मोलर मास से, है ना? जैसे मान लो कि यहाँ पर NaCl जो तुम्हारा है सॉल्यूशन में जाने से पहले यानी कि हमने डिसॉल्व करने से पहले सोडियम क्लोराइड का तुम मोलिकुलर मास जब तुम निकालोगे, इसका मोलिकुलर जो मास निकालोगे तो तुम बोलोगे कि इसका 23 है, इसका 35.5 यानी कि 58.5 ग्राम पर इसका मोल होता है। किसका? NaCl का मोलिकुलर मास, ठीक है ना? अब तुमको मोलिकुलर मास पता चल गया तो तुम इसका मोल निकाल सकते हो। मोल बराबर कितना? गिवन मास। समझो बात को, गिवन मास अब बटा में कितना हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। मोलर मास हो जाएगा। तुम मोलर मास यहाँ से हटा दो, यहाँ से मोलर मान लीजिए इधर लाओ तो तुम बोलोगे कि मोलर मास बराबर गिवन मास अब बटा में तुम करोगे क्या बाबू? मोल करोगे। यहाँ से किसी भी कंपाउंड का मोलर मास अगर आपको मोल पता है तो ऐसे निकालेंगे। अब जरा देख तो यहाँ पर 1 मोल था, यहाँ पर मोल की संख्या कितना था? यहाँ पर 1 मोल था तो मोलर मास आपका निकल जाएगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर कितना 2 मोल है तो अगर मैं यहाँ पर मोल की संख्या 2 करेंगे तो मोलर मास जो होना चाहिए वो कितने के बराबर डिवाइडेड बाई कितना? 2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि अगर यहाँ पर ये डिसोसिएट नहीं किया था तो 1 मोल किसी भी पार्टिकल का मास जो एटॉमिक मास जो होता है या मोलिकुलर मास जो होता है वो कितने के होता है? 1 मोल के बराबर। कोई भी कंपाउंड और मोलिक्यूल है 1 मोल का मास कितना होगा? मोलिकुलर मास इन ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 मोल का मास कितना? अब यहाँ पर ये टूट गया, बन गया 2 मोल, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 सोडियम है ना? यहाँ पर 1 क्लोरीन है, 1 मतलब यहाँ पर ये हम लोग को काउंट नहीं करना है कि 1 मोल सोडियम और 1 मोल क्लोरीन, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे? सीधा बोलेंगे कि आयंस कितने होंगे? आयंस की संख्या कितना? 2 मोल हो गया। अब यहीं से तुम फॉर्मूला अगर इसके लिए तुम अप्लाई करते हो कि इसके लिए सर तुम आप निकालो
तो देख, तो यहाँ पर मोलर मास तुम कितना बोलोगे, गिवन मास बटा में कितना तुम मोल बोलोगे। अब यहाँ पर मोल की संख्या 1 था डिसोसिएशन से पहले, यहाँ पर मोल की संख्या कितना है, 2 मोल है। तो इसका मोलर मास में चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। यानी कि ये भी किस पर डिपेंड कर दिया, नंबर्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अब आपके दिमाग में कहानी बनेगी कि सर कोई भी कंपाउंड का मोलर मास कैसे चेंज हो सकता है। सर आपने तो पढ़ाया होगा कि कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि H2SO4 है, तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98 ग्राम पर ml होता है। फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है भाई, लेकिन ये सॉल्यूशन में नहीं है। आई बात समझ में, ये नॉर्मल है, नॉर्मल। जब इसको सॉल्यूशन में प्रेजेंट मिलेगा, अगर किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट कर जाता है। डिसोसिएट करने के बाद नंबर्स ऑफ मोल क्या कर जाएंगे, चेंज कर जाएंगे। नंबर्स ऑफ मोल चेंज कर जाएगा तो मोलिकुलर मास में इसको क्या बनाता है, चेंज बनाता है। कोई आपसे ये पूछता है कि H2SO4 का मास कितना होगा, कोई आपसे ये पूछेगा कि H2SO4 को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसके मोलर मास में क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बोलोगे कि उसका मोलर मास चेंज करेगा। क्यों भाई, क्योंकि नंबर्स ऑफ मोल उसके बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये टूट जाता है 2H++ SO4 माइनस माइनस में। यहाँ पर टूटने से पहले 1 मोल था। 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड का जो मास होता है, मॉलिक्यूल का जो मास होता है, उसके मोलिकुलर मास इन ग्राम के बराबर होता है। पानी में डाला, टूट गया, ये कितना 2, ये कितना 1 है, टोटल आयन कितना 3 मोल। यहाँ पर 1 मोल का मास 98 ग्राम, यहाँ 3 मोल का मास कितना होगा, 3 इंटू कितना 98। ये क्यों हुआ 3 इंटू 98, क्योंकि इसके अंदर डिसोसिएशन होता है, और इसी डिसोसिएशन की वजह से इनके नंबर्स ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे। नंबर्स ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो इनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा तो इनके मॉलिक्यूलर मास क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। आई बात में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, या इसी को एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्लियर है, नोट कीजिए इसको यहां तक, ये रिलेशन याद रखिएगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम लोग यहां से बोल सकते हैं, इसको पहले लिखना फिर ये लिखना, ठीक है। ये तेरा 1 मोल है और ये कितना तेरा 2 मोल है। दैट इज, तुम कह सकते हैं कि फॉर डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेगा। तुम बोलेगा कि सीपी भी इंक्रीज करेगा, और बोलेंगे मोलर मास क्या हो जाएगा बाबू, मोलर मास डिक्रीज करेगा। बोल सकते हैं इस रिलेशन से, सीपी इंक्रीज किया तो मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तुम ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों सेम चीज है ना। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं डिसोसिएशन के लिए हो गया, एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है बताओ जरा सा। एसोसिएशन का मतलब होता है मिलना। 2 मॉलिक्यूल है, पानी में गया, मिल गया, आपस में चिपक गया, तो वहां पर डालने से पहले 2 था और डालने के बाद क्या हो गया, 1 बन गया, तो उसका सॉलिड पार्टिकल की संख्या क्या कर गया, घट गया। फॉर एसोसिएशन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज कर गया, सीपी का वैल्यू क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए इसका मोलर मास क्या कर जाएगा बोल तो, इंक्रीज कर जाएगा। यही इंक्रीज इन मोलर मास या डिक्रीज इन मोलर मास जो नॉर्मल मोलर मास से होता है, उसी को बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल मास। तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहले ये लिखना फिर ये लिखना, इसके बाद ये लिखना, लिखेंगे ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन the value of molar mass of solute particle get change from normal value of molar mass
this is called abnormal मोलर मास ना। इतना करने के बाद, ये करने के बाद तब इसको लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। अब ये जो आपको एबनॉर्मलिटी मिला है ना मूलर मास के लिए, या मैं बोलूं इसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ड्यू टू डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल के, अब इसी को ठीक करने के लिए, इसी को सुधार करने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है वान टॉफ। क्या नाम है उनका? वान टॉफ नाम है, वान टॉफ। ये एक वैज्ञानिक है और यही वैज्ञानिक ने देखा कि भाई इस तरह का जो एबनॉर्मलिटी जो मिल रहा है, तो उन्होंने इसको क्या किया? सुधार किया। कैसे सुधार किया? इन्होंने अपना एक फैक्टर यूज किया, जिस फैक्टर को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। और ये फैक्टर बताता है, ये याद रखिएगा, ये फैक्टर बताता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हुआ कितना चेंज किया, यानी कि कितना गुना चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल घटाना नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर चेंज का मतलब कि जो नॉर्मल है उस नॉर्मल से कितना गुना बढ़ गया या नॉर्मल से कितना गुना घट गया। यानी कि कह सकते हैं कि जो आई है, यानी कि वान टॉफ जो फैक्टर है, ये आपको क्या करता है? हेल्प करता है, इस चीज को बताता है, डिटरमाइन करता है कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग को एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से जो चेंज मिला वो कितना टाइम से ज्यादा है या कितना टाइम कम है। ठीक है, तो लिखेंगे to modify the value of abnormal colligative property। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या किया? मॉडिफाई किया, मैंने सुधार किया, ठीक ना। टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वान टॉफ use I। this is called वान टॉफ फैक्टर। तो क्या बोलते हैं बाबू? वान टॉफ फैक्टर बोलते हैं, ठीक ना। तो हेडिंग लिखिएगा वान टॉफ फैक्टर, यानी कि आई के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। क्या होता है आई? लिखेंगे इट इज इक्वल टू द, लिखेगा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, है ना, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, याद रखना। यहां पर ये क्या करते थे? टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी डाला, तुमको कुछ दिखाई दिया, बढ़ गया कि घट गया, तो इसको कभी कभी बोला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एब्जॉर्ब मोल, या इसको टोटल नंबर ऑफ एब्जॉर्ब मोल या एक्सपेरिमेंटल बोला। मैंने कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान बढ़ा कि घटा, जो आपने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटल के दौरान, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और ये क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू? इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, जो कि आपको ओरिजिनल वैल्यू होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोग इसको आई को तो ऐसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू और करके लिख सकते हैं क्या बाबू? टोटल
नंबर ऑफ absorbed mole after dissociation या एसोसिएशन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ थियोरेटिकल या इसी को हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड टोटल नंबर्स ऑफ थियोरेटिकल कैलकुलेटेड मोल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। नोट करो, या इसको आप एब्जॉर्ब की जगह, एब्जॉर्ब मोल की जगह आप लोग इसको एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट किया तो भाई उसका ऑब्जर्वेशन होगा, इसीलिए इसको एब्जॉर्ब मोल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया, बढ़ा कि घटा, ठीक ना भाई। टोटल नंबर ऑफ क्या बाबू, थियोरेटिकल मोल या फिर इसका कैलकुलेटेड। चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया, चलो देखो आगे बढ़े। हटा देना इसको। इसके आगे करके लिखेगा इधर से, रिलेशन बिटवीन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिएगा यहां पर हो जाएगा एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉरी लिखेंगे यहाँ पर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बराबर आई गुना क्या हो जाएगा बाबू, एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आई गुना नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पर ऐसा होता है, ये क्या है मेरा वांटो फैक्टर है, ये क्या है नॉर्मल सीपी है, और ये क्या है एबनॉर्मल सीपी है। तो मैंने बोला कि नॉर्मल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो कहता है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कितना टाइम्स ज्यादा है कितना टाइम्स कम है, यही हमारा क्या कहलाता है वांटो फैक्टर कहलाता है। तो ये रिलेशन याद रखना है, ठीक ना। यानी कि तुम इसको बोल सकता है इस तरीके से कि I इज इक्वल टू एबनॉर्मल सीपी डिवाइडेड बाई कितना बाबा, नॉर्मल सीपी बोल सकते हैं। एबनॉर्मल को एब्जॉर्ब्ड सीपी भी बोलते हैं, एब्जॉर्ब्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या इसको एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिवाइडेड बाई कितना बाबा, नॉर्मल, इसको हम थियोरेटिकल सीपी या इसी को कैलकुलेटेड सीपी भी बोलते हैं, कैलकुलेटेड सीपी। मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये जो हमारा है एबनॉर्मल क्या है, हमारा क्या है रियलिटी है, और ये क्या है मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू है। यानी कि हमने एक्सपेक्ट किया था इतना आएगा, और जब सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व हुआ, सॉल्वेंट में जैसे ही मैंने उसको डाला सॉल्यूशन तैयार होगा तो वहां पर कुछ और ही मिल गया। जैसे अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ कर आए थे, शुगर पढ़े थे, याद कीजिए, आपको क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज पढ़ा था, यूरिया पढ़ा था, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, कुछ भी था।
सॉल्यूशन में डालने में इसमें ना तो कोई एसोसिएशन होता था ना ही कोई डिसोसिएशन होता था, जो ओरिजिनल था उतना ही वैल्यू हमको मिलता था। लेकिन जब डिसोसिएटेड है या एसोसिएशन का केस हो रहा है, जब दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड पार्टिकल को जब हम डाल रहे हैं उसके अंदर डिसोसिएशन हो रहा है ना, नंबर्स ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज कर रहा है। यहाँ पर कोई नहीं था, यहाँ पर ना ही तो एक्सपेक्टेड था ना ही कुछ रियलिटी था, जो भी वैल्यू था वो रियल वैल्यू था। लेकिन या हमने जब इसको डिसॉल्व किया तो भाई देखा कि कुछ चेंज आया, तो माइंड में सेट था कि ये एक्सपेक्टेड है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू इतना ही आएगा, लेकिन उतना ना करके आ गया इतना आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, कितना गुना ज्यादा, ये डिफाइन करता है आई, दैट इज कॉल्ड वन टॉप फैक्टर। ठीक है, चल और जो तो अब तुम यहाँ पर मोलर मास के टर्म में भी आई को डिफाइन करोगे तो एबनॉर्मल के जगह क्या लिखेंगे, नॉर्मल मोलर मास। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद है? तो यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल मोलर मास, अब बटा में कितना आ जाएगा बाबू, एबनॉर्मल मोलर मास। क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास। तुम बोलोगे कि सर अभी अभी तो बताया था क्या होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है बाबू, मोलर मास के होता है। तो सही बात है, अगर तो ये दोनों जब ये हमारा मोलर मास हो गया तो मान लो कि सीपी अगर डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास उल्टा जाएगा, नहीं नॉर्मल चला जाएगा ऊपर, ये क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा नीचे। आएगा समझ? या इसी को कोई लोग बोलता है, इसका क्या नाम था, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मोलर मास। अब बटे में कितना हो जाएगा बोलो तो, बटे में हो जाएगा ऑब्जॉर्ब्ड मोलर मास। आई बात समझ में? चल, तो ये रिलेशन था, ये भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए नोट कीजिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आई को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना? नोट कीजिए, अब पढ़ेंगे हम लोग, कैलकुलेशन पढ़ेंगे वन टॉप फैक्टर का। उससे पहले एक टर्म लिख लेते हैं। टर्म क्या लिख लीजिए यहाँ पर एक लाइन दे करके, द modification of colligative properties by using one top factor। ये एच ओ है वन टॉप फैक्टर, ठीक है ना? देखो तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो था यहाँ पर, तो क्या क्या था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, तो यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो पूछेगा इसको याद रखिएगा, है ना? अब जो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, बोलेगा कि KCl है, 2 मोल KCl को डिसॉल्व किया तो क्या होगा, कितना बनेगा, ठीक ना? तो उसके केस में जैसे मान लो कि कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो नॉर्मल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पड़े, कौन कौन सा था मेरे पास, दो तो हम लोग के पास था, पहला था RLVP था, और ये क्या था, X सॉल्यूट था, ये था ना, पढ़े थे हम लोग। और हम लोग क्या करेंगे कि इसमें I से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, I से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, I अगुना N, X सॉल्यूट को लिख सकते हैं N सॉल्यूट, अब बटा में कितना, N सॉल्यूट अब प्लस क्या बाबू, N सॉल्वेंट हो सकता है। और आपको ये भी बताया गया था कि अगर सॉल्यूशन क्या हो, आपका डाइल्यूट हो, यानी कि लिखेंगे कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने बोला था कि N सॉल्यूट मच लेस देन कितना बाबू, N सॉल्वेंट। ऐसे केस में N, इसलिए N सॉल्यूट और प्लस क्या, N सॉल्वेंट जो होता था ये लगभग किसके बराबर, N सॉल्वेंट के बराबर। यानी कि हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि RLVP को क्या लिख सकते हैं, बोल, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई कितना होगा, P नॉट बराबर I अगुना कितना लिख सकते हैं बाबू, N सॉल्यूट बटा कितना, N सॉल्वेंट, N सॉल्यूट बटा में कितना, N सॉल्वेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वैल्यू है क्या है, तेरा एबनॉर्मल है गया।
और उसमें आई से यहाँ क्या है, हम लोग जो नॉर्मल से क्या कर दिया, डेविएट कर गया, कितना गुना, आई टाइम्स बढ़ गया चाहे आई टाइम्स घट गया, उसी को आई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो दूसरा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी बराबर कितना था, केबी गुना कितना, एम था, इसमें क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बस में तीसरा क्या था, डेल्टा टीएफ, ये जो भी है सब क्या है, एबनॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है, इतना का आई टाइम्स, ठीक है ना, कितना जाएगा, आई गुना केएफ गुना कितना, स्मॉल एम। अब पता है सब मोलालिटी वगैरह होता है सारा, देखें जो फॉर्मूला है हम लोग पढ़े हैं, आरएलबीपी का, डेल्टा टीबी का, टीएफ का, सीपी का, सब वही चीज रहेगा, ठीक है ना, बस जो वैल्यू निकालेंगे उसमें आई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद चौथा क्या था मेरे पास, सीपी था, सॉरी सीपी बोल रहे हैं, क्या था, पाई था, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था बाबू, सीआरटी था, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारा चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना, यानी कि अगर हम लोग आई का वैल्यू अगर निकाल लें तो हम लोग इस टाइप के प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी हो गया, चलिए लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आई वन ऑफ फैक्टर, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फैक्टर, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फैक्टर, यानी कि आई के कैलकुलेशन करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दो केस बनाएंगे, लिखेंगे केस वन, लिखेंगे केस वन क्या है, इफ सॉल्यूट गेट डिसोसिएटेड, क्या हो जाएगा, जब सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा, है ना, यानी कि डिसोसिएशन के केस में पढ़ेंगे एक बार, और एक बार एसोसिएशन के केस में पढ़ेंगे। तो डिसोसिएशन के केस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना, पहले चीज को समझ लो, इसके बाद उसको एक जनरल फार्मूला से बना दिया जाएगा। मान ले सपोज एक लेट है, ए भी कोई तेरा पार्टिकल है, कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है, और ये क्या करेगा, ये डिसॉल्व किया, ये जाकर के डिसोसिएट कर गया, क्या करेगा, टूट गया, ए प्लस में और बी माइनस में। हमेशा याद रखना, मैं नोट करके सब लिखवा दूंगा, जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है ना। हमने देखा इनिशियल शुरुआत में ये कितना मोल है, इसके कोफिशिएंट से मत जाना कि यहाँ पर एक है तो इसको एक कोफिशिएंट एक मोल बोल दिया, या दो है तो दो, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि इनिशियली 5 मोल था, डिसोसिएट करने के बाद 8 मोल बन गया या 10 मोल बन गया, है ना। हमने क्या मान लिया कि इनिशियली कितना है, ये 1 मोल है, रिएक्टेंट होने से पहले ये कितना था, 1 मोल शुरुआत में, और इधर अभी प्रोडक्ट नहीं बना था तो ये भी 0 और ये भी कितना, 0। अभी मैंने क्या किया है, समझो इस बात को कि ये भी हमने लिया है, अभी हमने इसको इसी में डाला नहीं है, डालने से पहले ये बिफोर है, कितना, 1 मोल। जब इसमें डाल दिया तो पहले ये क्या किया, टूटा, तो शुरुआत में क्या हुआ, जब टूटा नहीं था तब तक ये 1 मोल था, ये कितना, 0 और 0। हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट से ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट अपने आप तो कुछ हो जाएगा नहीं, है ना। अगर मैं बोल दूं कि ये रोटी है तो आप बोलोगे कि रोटी कहाँ से आया, तो बोलो गेहूं से आया, गेहूं को पहले आटा बनाए होंगे, फिर आटा से क्या होगा, रोटी, तो गेहूं उसका क्या करेगा, रिएक्टेंट क्या रहेगा, रोटी क्या उसका प्रोडक्ट। यहाँ पर भी वही है, अभी ये डिसोसिएशन से पहले कितना माना मैंने, कितना, 1 मोल, यह कितना, 0 और ये कितना, 0। मान लिया है कि यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम टी, समय स्मॉल टी है, कुछ समय टाइम टी के बाद कहता है कि इसमें से क्या गया, अल्फा निकल गया। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लिखवा दूंगा साइड में, टेंशन लेना। माना कि इसमें 1 मोल में से कितना गया, अल्फा निकला, तो ये जितना निकलेगा उतना ही बनेगा, यानी कि ये भी कितना बनेगा, ये भी अल्फा, और ये भी कितना बनेगा, ये भी अल्फा। अब लड़का बोलेगा कि इसमें से अल्फा गया, तो यहाँ पर अल्फा और अल्फा कैसे बन गया, यहाँ जितना इसका कोफिशिएंट होगा उसके अनुसार बनता है। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू अल्फा, 1 अल्फा या अल्फा। यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर अल्फा, अगर मान लो कि यहाँ पर 2 होता तो कितना बनता, 2 अल्फा बनता। अगर मान लो कि यहाँ पर 3 होता तो कितना बनता,
3 अल्फा बनता है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 ही मानकर चले, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है, ये सब पहले ये समझा रहा हूँ, पहले है ना बेसिक देखिए, और एक जनरल फॉर्मूला बता दूंगा, उसमें पुट कीजिए और आराम से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, है ना। अल्फा हो गया, मैं बोलूंगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। अब देखो तो सॉल्यूशन में मैंने इसको भी डाला है, सॉल्यूशन में मैंने ये भी प्रेजेंट है, यानी कि सॉल्यूशन में इसमें से अल्फा घटा, इधर से कितना बना, अल्फा बना, यानी कि ये कितना में से घटा, 1 माइनस अल्फा। देखते हैं यहाँ पर ये कितना में से घटा, एक में से इसको घटा है, इसको तुम 1 माइनस अल्फा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना में से घटा, एक में से कितना घटा, अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा लिखेंगे, आई बस में। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा इन सॉल्यूशन, देख तो 1 माइनस अल्फा प्लस कितना, अल्फा प्लस कितना, अल्फा। इसको देखो सॉल्व करें तो कितना जाएगा, एक अल्फा से एक अल्फा घट गया, यानी कि 1 प्लस कितना, अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ मोल हो गया आफ्टर डिसोसिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बाबू, 1 प्लस कितना, अल्फा हो जाएगा। जरा देख तो इनिशियल मोल ऑफ ए बी कितना माना था, देख तो इनिशियल मोल कितना था, 1 मोल था, इसीलिए आई का वैल्यू कितना होता है बताओ। तुम जानते हो कि टोटल नंबर्स ऑफ डिसोसिएटेड मोल या एसोसिएटेड मोल डिवाइडेड बाई कितना, इनिशियल माने कि डिसोसिएशन के बाद में कितना आया और डिसोसिएशन से पहले कितना था। फॉर्मूला जानते थे कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड मोल, मतलब मोल का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई कितना था, टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, आई बसन में, यानी कि I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, यानी कि मोल टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड और मोल हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो देखो डिसोसिएशन के बाद टोटल कितना बना है बोल तो बाबू, 1 प्लस कितना, अल्फा, बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1 मोल बने थे, कितना हो गया 1, इसलिए आई बराबर कितना, 1 प्लस कितना हो गया, अल्फा। आगे बात समझ में। अब कहोगे कि सर अल्फा क्या है ना, चलो पहले इतना नोट करो, ये फॉर्मूला नहीं है, ये समझा रहा हूं, जनरल फॉर्मूला हम बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है ना। आगे बढ़े, चलो हमेशा याद रखना इस चीज को, है ना, कितना डिसोसिएट करता है ना, कितना शुरू में था और कितना डिसोसिएशन के बाद में आ गया। लिखो यहां पर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको बोलते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन होता है, लिखेंगे इट इज द नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर मोल, याद रखना कितना मोल डिसोसिएट होता है, कितना में, एक में, पर मोल में, एक मोल में कितना डिसोसिएट होगा, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, है ना। यानी कि हम लोग बोल सकते थे, मान ले कि यहाँ पर Na है, NaCl है, और ये बन गया Na प्लस कितना, Cl माइनस, यहाँ कितना देखो 2 मोल, एक मोल ये, एक मोल कितना ये, 2 आयन है, और ये कितना है, 1 मोल है। तो हम बोलेंगे कितना बाबू, देखो यहाँ पर 1 में कितना गया, 2,
यानी कि कितना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा अल्फा। अगर मान लें कि यहाँ पर हमने बोल दिया 3 मोल बोल दिया तो हम बोलेंगे कितना कि 3 में कितना बना 2, समझने के लिए 3 मोल में कितना बना 2, इसलिए 1 मोल में कितना बनेगा 2/3। कोई बोलेगा यहाँ 8 है, कोई बोल दिया यहाँ पर 5 है, तो हम लोग क्या इसको लिखेंगे बोल तो 5 मोल में कितना बना 8 मोल डिसोसिएट करता है, इसलिए 1 मोल में कितना 8/5। तो पर मोल डिसोसिएशन होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये डिफिनेशन खाली लिखिए, है ना। चलो अब तो एग्जांपल के तौर पे मान ले कि NaCl है, समझना बात, ये टूटा Na प्लस कितने में Cl माइनस में, इक्विलिब्रियम का साइन में दे रहा हूं ठीक ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे मेजर करना है। तो Na प्लस कितना टूटा Cl माइनस में। अब हम मान ले सपोज दैट कि ये कितना है 1 है टोटल मोल, यहाँ पर कितना ये 1 और ये भी कितना है 1। तो यहाँ पर हम बोलूं कि I बराबर कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे कि कितना टोटल डिसोसिएट है, डिसोसिएशन के बाद कितना मोल 1 मोल प्लस 1 मोल कितना 2, डिसोसिएशन से पहले कितना 1, 2 बाई कितना 1 बराबर कितना 2। अगर मैं अल्फा की बात करूं कि अल्फा इसका कैसे डिफाइन होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि सर टोटल नंबर मोल देखो 1 में कितना डिसोसिएट किया 2, यानी कि अल्फा बराबर कितना 2 नहीं हो जाएगा। मैं अगर बोलूं दूसरा एग्जांपल ले लो, MgSO4 है, इसको तुम तोड़ोगे तो बनेगा कितना Mg2 प्लस कितना SO4 2 माइनस हो जाएगा। Mg का कोफिशिएंट कितना 1, SO4 का कोफिशिएंट कितना बाबू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर कितना है ये 1 है, ये कितना 1 और 1 ये कितना टोटल कितना टूटा ये 2 टूटा, हमें बोलेंगे I बराबर आफ्टर डिसोसिएशन कितना 2, डिसोसिएशन से पहले ओरिजिनल कितना था 1, 2/1, यानी कि I इक्वल टू कितना आ गया 2। तीसरा एग्जांपल देखो यहाँ पर, एक एग्जांपल और लो समझा देना बढ़िया से, L2SO4 का होल थ्राइस है, क्या है L2SO4 का होल थ्राइस, ये तेरा टूट गया, कितना में टूटेगा तोड़ने के लिए हम बताए थे, जिसको तोड़ा जैसे यहाँ टूटेगा तो ये 2 हो जाएगा कोफिशिएंट में L पे प्लस पॉजिटिव चार्ज कितना 3, लेफ्ट साइड वाले पे पॉजिटिव चार्ज, राइट साइड वाले पे नेगेटिव चार्ज, प्लस कितना SO4 कितना है 3 गो है, यहाँ पर 3 SO4 पे कितना हो जाएगा माइनस, कितना माइनस हो जाएगा इसका, ये एल्युमिनियम कितना है यहाँ पर 2 माइनस होगा। तो यहाँ पर जो इनिशियली कितना है यहाँ 1 है, ये कितना टूटा 2 और 3 कितना टूटा बाबू, यहाँ पर तेरा 5 मोल हो गया। नंबर्स ऑफ डिसोसिएटेड, कितना नंबर से डिसोसिएट किया तो 5 डिसोसिएट, एक में से कितना टूटा होगा कि 5 बना, एक में से 2 ये गया होगा 3 ये गया होगा तो कितना बचा 5 बना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए I बराबर तुम निकालोगे तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना 5, बिफोर डिसोसिएशन कितना था 1, 5 बराबर कितना 1 बराबर कितना 5, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ये डिसाइड कर लें कि अगर, अच्छा एक बात और देखो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन रहेगा क्या सर ये 100% डिसोसिएट कर जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है 5% डिसोसिएट करे, 10% डिसोसिएट करे, 20% हो, 90% डिसोसिएट करे। तो याद रखिएगा हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है 100% डिसोसिएट करता है, और जो 100% डिसोसिएट करेगा उसके केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है 1, दैट इज अल्फा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। तो जितने भी एग्जांपल दिए वो 100% डिसोसिएटेड, ठीक है, नोट करो, ये सब एग्जांपल में समझा रहा हूं इस तरह जल्दी से नोट कर लीजिए। ये जितना भी है ये क्या है आफ्टर डिसोसिएटेड, ये कहता है बिफोर डिसोसिएटेड। आई कहता है कि नंबर टोटल नंबर्स ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय कितना टोटल नंबर्स ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये टूटने के बाद और ये टूटने से पहले का रेशियो होता है क्या बाबू आई, ठीक है, नोट करो। चलो देखो हो गया। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे, लिखेंगे यानी कि अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि अगर हमें तोड़ दें किसी चीज को, मतलब डिसोसिएशन के केस में अगर कोई चीज टूटता है ना, और नंबर्स ऑफ
अगर पता चले कितना टूटा उसके अनुसार आप आई का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर स्टार देकर के लिख लेना, लेट करके ए एक्स बी वाई है। नया बच्चों के लिए, पुराने बच्चों को बता चुका हूं, नए बच्चों के लिए एक्स वाई कोई क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या बाबू, कोई कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ भी है, नॉर्मल बता रहा हूं मैं। ये क्या कर गया, जब ये डिसोसिएट करेगा तो याद रखना ए का एक कोब है एक्स है, एक्स क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, और लेफ्ट साइड एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहां पर कर दिया पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव, बी जितना है उतना पॉजिटिव, यानी कि यहां पर वाई पॉजिटिव। प्लस बी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मतलब बी एक तो टूट गया, दूसरा बी टूटेगा तो बी कितना हो जाएगा, बी कौन है, वाई को, तो यहाँ पर वाई कोफिशिएंट, और बी के ऊपर क्या बाबू, निगेटिव। जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल में जो लेफ्ट साइड रहता है उस पर निगेटिव चार्ज, सॉरी जो लेफ्ट साइड रहता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो राइट साइड रहता है उस पर क्या, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर बी पर निगेटिव होगा, कितना निगेटिव होगा, जितना ए की संख्या है कितना, एक्स होगा, है ना। यहाँ पर देखो एन क्या है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स, डिसोसिएटेड सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। समझना बात क्या पर, एन क्या मैंने, एन माना कि नंबर्स ऑफ डिसोसिएटेड सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन क्या सॉल्यूशन में डाला, जब टूट गया तो सॉल्यूशन में रहेगा ना। तो देखो तो यहाँ पर एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर मान लो कि यहाँ पर क्या इनिशियली कितना है, 1 मोल है, तो ये कितना बना, ये बना x, और ये कितना बना बाबू y, जो इसका कोफिशिएंट होगा x प्लस कितना y। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल कितना हो जाएगा ऑफ सॉल्यूट, पता कितना आ जाएगा, बोल तो n माना, और n बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस कितना y। याद रखना n इक्वल टू कितना, x प्लस y। अब n का वैल्यू भी आएगा, है ना, आगे सब इस्तेमाल होने वाला है, जल्दी कीजिए, नोट कीजिए। अब जो दो एग्जांपल के तौर पर देखो, यहाँ पर NaCl है, इसी का एग्जांपल दे रहा हूं। NaCl टूटेगा किसमें, Na प्लस कितना, Cl माइनस में। तो इसके लिए x का कोफिशिएंट कितना, a का कोफिशिएंट क्या है x, b का कोफिशिएंट कितना y, सोडियम है और क्या है x, a, और क्लोरीन क्या है मेरा y, सॉरी b, a है सोडियम क्या है मेरा a, क्लोरीन क्या है मेरा b। इसका तो इसका कितना परसेंट है यहाँ पर 1, क्लोरीन में कितना परसेंट है यहाँ पर 1, यानी कि Na के लिए x का वैल्यू कितना 1, और यहाँ पर Cl के लिए y का वैल्यू कितना 1, यानी कि ये टूट गया कितने में, इसमें। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना, सोडियम के लिए कितना 1, y का वैल्यू कितना, क्लोरीन के लिए कितना 1, अरे बाबा 1 टूटा ना, ये x, ये कितना y, जो इसका कोफिशिएंट होगा, याद रखना जो इसका कोफिशिएंट होता है वही उसका पार्ट इसका क्या है, टूटा हुआ होता है। तो देख तो इसलिए इसके लिए n बराबर क्या, x प्लस y, यानी 1 प्लस कितना, 1 बराबर कितना 2, यानी कि सोडियम क्लोराइड कितना पार्ट में टूट गया, 2 पार्ट में। टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना, 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तरह से पूछेगा, दूसरा एग्जांपल देखो, Na3PO4 का होल ट्वाइस, इसको देखते बाबू, इसको तोड़ने का तरीका देख तो, सोडियम क्या मेरा A, और PO4 क्या मेरा B हो गया ना। अब देखते हैं, सोडियम कितना है, 3 है, तो तोड़ेंगे तो कितना 3, सोडियम पे प्लस चार्ज, कितना प्लस चार्ज, यहाँ पर और 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस, या PO4 कितना टूटा, तेरे को टूटा Y, है ना। ये मेरा क्या है, B है, ये कितना है 2, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना 2, यहाँ से देखो कोफिशिएंट 2 कितना है, हो गया, और यहाँ पर तो अच्छा ये कितना है, PO4 हो गया यहाँ पर, और इस पर चार्ज कितना, निगेटिव, कितना चार्ज होगा, जितना ये होगा, कितना है 3 है, यहाँ पर कितना कर दिया 3। तो देख तो ये वैल्यू, इसके लिए x का वैल्यू कितना 3, और इसके लिए y का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा। इसीलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर n बराबर कितना, x प्लस y, यानी x का वैल्यू 3 प्लस 2 कितना, 5 हो गया, नोट करो। तो इसी तरह डिसोसिएशन होगा तो तुम n का वैल्यू निकाल लो, n है क्या
नंबर्स ऑफ डिसोसिएटेड सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन का सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर्स ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल सॉल्यूट कितना n हो गया, और ये कितने x प्लस y होता है। x प्लस y क्या है, ये क्या है, इसका कोफिशिएंट अगर है ना, अगर लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट इसका कोफिशिएंट बोल देना है। आई बात समझ में? चलो नोट करो, निकालने आ गया तो समझिए कि आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ने का तरीका भी बता दिए, तोड़ने के बाद कितना बनता है ये भी दिखा दिया है ना। यहाँ पर देखेंगे ना, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ आई फॉर डिसोसिएशन। हम लोग अभी केस पढ़ रहे हैं, पहला केस जिसमें डिसोसिएशन को लेकर के हम लोगों ने चला था, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला आपको निकाल देता हूं। देखो ये मेरा कोई तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ आई फॉर द डिसोसिएशन में हो गया था, हमने मान लिया लेट यहाँ पर एन मेरा कोई कंपाउंड है, और ये क्या बनता है डिसोसिएशन के बाद एन बनता है। एन क्या है, एक्स प्लस वाई, जो भी टूटेगा वो कितना पार्ट बनता है, ठीक है। ये क्या है, एन है। अगर देख तो इनिशियली हमने मान लिया, इनिशियल कितना माना, ये आपका 1 है, और ये कितना बाबू 0 है। इसमें से कितना घटाया, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन ये क्या था, बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन 1 में से कितना घटाया, अल्फा घटाया, तो ये कितना बचे बने इधर, एन अल्फा बन जाएगा। तो टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बोलो, टोटल नंबर ऑफ मोल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या मोल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन में कितना है, ये तो पहले का चीज है, ये 1 जो है क्या पहले का चीज है, इसमें से इतना टूटा, माने ये जब जाया गया होगा सॉल्वेंट में तभी तो टूटा होगा, तो सॉल्वेंट से बाहर तो नहीं निकल गया। आई बस में वही वाली बात, क्योंकि एक कुएं में 6 मेढक है, और बोलूंगा कि उसमें से 2 मर गए, तो बताओ तो उस कुएं में कितने मेढक हैं, तो तुम बोलोगे कि 4, नहीं, अरे मरा हुआ भी तो उसी में है, कहता है कहीं क्या, देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस कितना, एन अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए तुम निकाल दे किसका बाबू, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू तुमको पता है, टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड, मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, डिसोसिएटेड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बोल तो, टोटल नंबर ऑफ मोल या पार्टिकल जो भी बोला, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी बोल रहा है बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन हो जाएगा। तो बताओ तो टोटल आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस कितना, एन अल्फा। बिफोर कितना है, टूटने से पहले कितना था, 1 था, तो क्या हो जाएगा तेरा 1, दैट इज कह सकते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस कितना, एन अल्फा। और ये किसका वैल्यू आ गया तेरे पास, आई का वैल्यू आ गया, हो ना। और देखो और इसको कर लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू, देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, अल्फा। अब तेरे को एन का वैल्यू पता है तो कैसे निकालता है एन का वैल्यू, अभी दिखाया था निकाल करके, है ना। और अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये आपको हम बता देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना, जल्दी नोट करो। ये याद रहना चाहिए, ये तरीका याद हो या नहीं हो ये आपसे नहीं पूछने वाला है, आपको ये फॉर्मूला याद रहे, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आई जब निकल जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा इसका। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पीछे पढ़ा था सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, सेम कैलकुलेशन है, सेम मोलालिटी है, सब कुछ सेम है, बस आई से मल्टीप्लाई कर देना है, आई निकाल करके क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो आई निकालना मेरे लिए मेन टारगेट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं भी समझ में आता है तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो देखो बता दे इसको, जल्दी नोट करो। देखो डायरेक्ट एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ दिया है जेई, है ना।
यहाँ पर लिख लो ना, नोट करके, नोट नंबर 1 कर लेना। यहाँ पर देखे ना, शुगर, यूरिया, इसके बाद शुगर हो गया, यूरिया हो गया, इसके बाद आपका क्या था, ग्लूकोज, शुगर कोई कहीं के लोग सुक्रोज भी बोलता है, सुक्रोज, ये सब जितने भी होंगे लिख लेगा, नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, ना तो ये एसोसिएट करेंगे और ना ही डिसोसिएट करेंगे। इनके लिए याद रखना आई का वैल्यू कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा। 100% में याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करेंगे। शुगर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, कुछ भी मोलालिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई का वैल्यू कितना है इसका, 1 ऑलवेज। दूसरा पॉइंट, फॉर a strong electrolyte, ये नहीं टूटेगा। क्यों भाई, आपको पता है कि ये सब जितने भी हैं ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्या है ये सब, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करता। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो याद रखना, इसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में याद रखना, इसके लिए अल्फा का वैल्यू कितना होता है, हमेशा याद रखना 1 होता है। अल्फा का वैल्यू, आई का वैल्यू नहीं, अल्फा का वैल्यू, ठीक ना, याद रखना। यहाँ पर इसके लिए इसका एग्जांपल देख लो, कौन कौन, NaCl, KCl, MgCl2 है ना, Na2SO4 है ना, BaSO4, H2SO4, K2SO4 है ना, इसके बाद L2SO4 का होल थ्राइस, ठीक ना, L2SO4 का होल थ्राइस है ना, Na3PO4, Na3PO4 है ना, Na3PO4 ETC, बहुत सारे रहेंगे है ना। ये सब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 1। याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है 100% डिसोसिएशन कर जाएगा। क्या कर जाएगा, 100% डिसोसिएट कर जाएगा, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी देगा 20% डिसोसिएट किया, उसके लिए भी अल्फा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलो याद रखना, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा का वैल्यू 1, किसके लिए, 100% डिसोसिएशन होगा। इसके एग्जांपल NaCl, KCl, MgCl2, क्वेश्चन में अगर दे दिया है 20% डिसोसिएट, 50% डिसोसिएट, ठीक ना, तो यहाँ पर बना लेंगे अपने क्वेश्चन के अनुसार। अगर क्वेश्चन में कोई परसेंटेज डिसोसिएशन नहीं दिया रहेगा तो मानेंगे अल्फा का वैल्यू 1, और ये मानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वो 100% क्या करता है, डिसोसिएट करता है। ठीक है गाइस, चलिए मिटा दो इधर से, नोट करो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया, चलो तीसरा लिख लेंगे, तीसरा नोट करके लिखेंगे। तीसरा नोट लिखेंगे, इफ एन सॉल्यूट इफ अ सॉल्यूट पार्टिकल गेट X% डिसोसिएटेड, मान लिया कि क्यों क्या करेगा, X% डिसोसिएट करता है ना, वैसे केस में अल्फा इक्वल टू कितना है, X% हो जाएगा। यानी कि ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। X% डिसोसिएट क्या मतलब, अल्फा के वैल्यू कितना परसेंट डिसोसिएट, X%, इसको बोलोगे X बाई कितना, 100। ऐसे केस में जब कोई X%, 20%, 50%, 60% कुछ भी दिया रहेगा तो यहाँ अल्फा बराबर X बाई कितना, 100 और करके, और इस इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू पुट कर देना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% है, तो अल्फा का वैल्यू कितना, 1 पुट कर देना है। आई बात समझ में, चलो देखो, तीसरा हो गया नोट्स, चौथा नोट लिखो। चौथा नोट करो, नोट नंबर 4। देखो, जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट फॉर्मूला में कि कहता है कैलकुलेशन ऑफ अल्फा फॉर 100% dissociation if the value of Van Tau factor
वांट ऑफ फैक्टर कितना बाबा आई है। अगर वांट ऑफ फैक्टर आई दिया हुआ है और कहता है कि अल्फा का वैल्यू निकालिए फॉर 100% क्या है डिसोसिएशन के लिए, 100% डिसोसिएशन नहीं भी बोल सकते हैं ना, उसके लिए अल्फा का वैल्यू सीधा 1 हो जाएगा। तो निकालने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, अल्फा इफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर कितना है आई दिया हुआ है। क्योंकि 100% जब अल्फा का बोल दिया कि 100% डिसोसिएशन है तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जरा देख, तो अभी अभी हम लोगों ने डिसोसिएशन के केस में यहाँ पर लिखा हुआ लोडिंग करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अल्फा इफ द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर कितना बाबू आई दिया हुआ है। तो देख, तो हम लोग बोलेंगे फॉर डिसोसिएशन है जो भी कितना भी डिसोसिएशन हो, हम लोग जानते हैं i इक्वल टू कितना 1 प्लस n माइनस कितना बाबू अल्फा। देखते हैं यहाँ से ये 1 को इधर ले आओ तो i माइनस 1 बराबर कितना n माइनस 1 इंटू कितना अल्फा हो जाएगा। इसलिए अल्फा बराबर कितना i माइनस 1 बटा कितना n माइनस 1। ये डायरेक्ट आपका जेई मेन में पूछ चुका है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया कि अल्फा का वैल्यू निकाल, मेन फॉर्मूला आपका याद रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा, है ना। चलो ये था आपका, है ना, पांचवा पॉइंट करके लिख लेंगे, जल्दी करें, मिटा दें इसको। चलो पांचवा पॉइंट करके लिखना, इन केस ऑफ डिसोसिएशन याद रखना आई जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन कितना होगा 1 होगा, याद रखना आई जो कितना होगा ऑलवेज 1। छठा यहीं पर लिख लो, आगे पढ़ लेंगे हम लोग। इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या हो जाएगा आई लेस देन कितना 1, तब तमाम लिख लेना। फॉर नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन यानी कि वैसा सॉल्यूट पार्टिकल जो ना डिसोसिएट करेगा ना एसोसिएट करेगा, उसके लिए आई बराबर कितना होता है 1 होता है। और अभी भी मैंने एग्जांपल देकर बताया था NaCl KCl है ना BSO4 H2SO4 सब जितने भी हैं वो क्या हो रहे ना, तो उसके लिए क्या था डिसोसिएट करता था, उसके लिए आई बराबर कितना ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के लिए लेस देन 1। और वैसे चीज जो कि डिसोसिएट एसोसिएट नहीं करेगा, जैसे क्या नाम है ग्लूकोज, सुक्रोज, कैन शुगर हो गया, यूरिया हो गया, सब जितने भी हैं तो उनके लिए आई का वैल्यू कितना बाबू 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखना डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1, और जो न डिसोसिएट करेगा न एसोसिएट करेगा उसके लिए आई कितने के बराबर 1 के बराबर। क्लियर है, दैट फिनिश हो गया। अब इसके बाद ये फिनिश हो गया और इसके बाद इसका कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करो। याद है, आजा एक दो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप बनाकर लाओगे घर से, ठीक है ना। बहुत सिंपल वे में बता दिया, बहुत तरीका सिंपल है, ठीक ना। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है और फॉर्मूले वगैरह याद करना सब में कुछ है नहीं। अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में उम्मीदता जो है कंपटीशन सेक्शन में क्या करता है कि क्वेश्चन को वांट ऑफ फैक्टर से रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। तो वहां पे बच्चे गड़बड़ा जाएंगे, है ना। अब अभी आप मान लो कि डेल्टा टीबी का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया सुक्रोज के लिए तो नॉर्मल वैल्यू, और वही बोल देंगे कि डेल्टा टीबी केसीएल की कितना होगा, तो केसीएल तो भाई पानी में डालेंगे तो टूटता है के प्लस सीएल माइनस में, नंबर तो पार्टिकल चेंज करेगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा जो इस विधि से बनाओगे। यानी कितना चेंज करेगा आपको आई निकालना पड़ेगा, कितना मल्टीपल्स कितना टाइम्स इंक्रीज किया या डिक्रीज किया वो आई बताता है, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर बताता है। इसके लिए आपको आई का वैल्यू फाइंड आउट आना चाहिए। आ जाएगा तो पुट करके निकाल लेंगे। चलो देखो क्वेश्चन कैलकुलेट द
वैल्यू ऑफ आई बोल तो वांटर फैक्टर फॉर फॉलोइंग। ए में दिया हुआ है NaCl, बी में दिया हुआ है KCl, सी में दिया हुआ है H2SO4, डी में दिया हुआ है L2SO4 का होल थ्राइस, है ना। ई में दिया हुआ है K4 FeCN कितना 6, है ना। एफ में दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में डालिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका एफ में दिया हुआ है K2SO4 ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। या जी में कर दो MgCl कितना 2 कर देते हैं, है ना। अब जब देख तो NaCl की बात कर लेंगे, है ना। यहां से मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। ए में क्या है NaCl। अब देख तो NaCl को तोड़ दे पहले। NaCl टूटेगा किस में Na प्लस प्लस कितना Cl माइनस में टूटेगा, बोलो ना। तो कुछ नहीं जानते हैं तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वही इसका क्या होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको उससे भी मतलब नहीं है, फार्मूला से डायरेक्ट बनाएंगे। NaCl कितना है, Na टूटा ये 1 टूटा, यहाँ तो ये कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना बाबू 1, इसका कोफिशिएंट कितना बाबू 1 है, तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 1। यानी हम तोड़ सकते हैं कि इसके लिए x का वैल्यू कितना 1, इसके लिए y का वैल्यू कितना 1। फार्मूला पे n बराबर x प्लस y बताया था, है ना। इसीलिए n बराबर कितना x प्लस y और x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 बराबर कितना 2 हो गया। बताया तो था n का वैल्यू टोटल नंबर्स ऑफ डिसोसिएट, कितना डिसोसिएट किया, ये कितना है उससे मतलब नहीं, ये कितना इसने डिसोसिएट किया, ये कितना 1 गो और ये कितना 2 गो सॉरी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसलिए आई बराबर क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना अल्फा। अब तेरे से क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि 20% डिसोसिएट किया 50% डिसोसिएट किया, जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या मानेंगे 100% डिसोसिएट किया, मतलब अल्फा का वैल्यू 1, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस n का वैल्यू कितना बाबू 2 माइनस 1 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना 1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि I इक्वल टू कितना होगा NaCl के लिए कितना निकाला 2। B के लिए देखते हैं यहाँ पर, B क्या है KCl है, KCl कितना टूटेगा K प्लस Cl माइनस में टूटेगा, क्या तोड़ने आता है भैया। यहाँ पर ये 1 है ये 1 है, AXBY वाला फार्मूला पे तोड़ कर देखो, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1 चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना 1 और y का वैल्यू कितना इसके लिए 1, इसलिए n इक्वल टू x प्लस कितना y, x प्लस y हो गया। तो यहाँ पर I बराबर कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना अल्फा हो जाएगा, 1 प्लस n के कितना वैल्यू हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर कितना 2, तो 2 माइनस 1 और 100% डिसोसिएट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अल्फा का वैल्यू कितना 1, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक और देख लो यहाँ पर क्या तीसरा H2SO4 है, देख तो H2SO4 है, ये तोड़ेगा तो 2 देख दो, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना 2 है और SO4 एक रेडिकल होता है, ये ब्रैकेट में रहता है, इसकी संख्या कितना है 1 है। तो इसको तोड़ेंगे तो ये इसको कोफिशिएंट में 2H पे प्लस SO4 कब है 1 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना 1 और इस पे कितना -1, तो इसके लिए x का वैल्यू कितना, इसका कोफिशिएंट कितना 2 हो गया, इसके लिए y का वैल्यू कितना SO4 का कोफिशिएंट कितना बाबू 1 है, कितना 1, इसलिए इसके लिए n इक्वल टू x प्लस y और कितना 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना 3, इसलिए I इक्वल टू कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना अल्फा 1 प्लस 2 3 है ना, 3 माइनस 1 इंटू कितना 1, इसलिए I इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 3। एक बात बताओ, इतना कुछ सीखने के बाद, है ना, मैं वैसे बच्चों को बताना चाह रहा हूं जो एवरेज कैटेगरी के बच्चे हैं, तो आराम से इसको समझें, ये हो गया लॉलीपॉप लेवल समझाने का। और जो बच्चा बहुत तेज है ना, वो कुछ नहीं करेगा, तोड़ना जान गया, कितना पार्ट में टूटेगा, तो ये NaCl को पार्ट में n का वैल्यू टोटल कितना 2, तो अल्फा का वैल्यू कितना 2, इसमें भी n का वैल्यू कितना 2, तो n का वैल्यू 2, तो अल्फा का वैल्यू कितना 2, यहाँ पर n का वैल्यू कितना 3, 2 है कितना 3, तो अल्फा का वैल्यू कितना 3,
यानी कि याद रखिएगा, जो 100% डिसोसिएट करेगा, जो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके केस में जो N का जो वैल्यू होगा वही मेरा I का वैल्यू होगा। आई बस समझ में, इतना फॉर्मूला पे डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जो आपको N का वैल्यू मिलेगा वही मेरा क्या कहला जाएगा, I का वैल्यू। अब बहुत सारा बच्चे जो तोड़ने में माहिर है ना, आराम से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो L2SO4 ये जो कोफिशिएंट है, यही कोफिशिएंट तो इसके मल्टीप्लाई कर देता है, ये इसके कोफिशिएंट में और ये SO4 के कोफिशिएंट में। तो ये कौन गो, दो गो, और ये कौन गो, तीन गो। तीन गो कितने, 5, N का वैल्यू 5, तो I का वैल्यू कितना, 5। ये K कितना है, 4 है, जो टूटेगा 4 में, और एफिशिएंट 6, तो ये मेन ब्रैकेट है इसका, और ये ब्रैकेट में कितना है, 1। तो ये कितना, 4, ये कितना है, 1, तो 4 ये कितना, 5, N का वैल्यू 5, तो I का वैल्यू कितना, 5। एकदम क्वेश्चन को देखो और टिक मारो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तोड़ना बस आना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए बस। तो मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर SO4 कितना है, 1 है, पोटेशियम कितना है, 2 है। तो तोड़ेंगे तो कितना, यही ना इसके कोफिशिएंट आता है भाई, AXBY को तोड़ा था तो यही तो इसके कोफिशिएंट में गया था ना, ये नहीं गया था मेरा। देख तो ये B कितना है, Y है, A कितना है, X है, तो यही तो इसके कोफिशिएंट में है। तो इसी को तो हम लोग बोलते थे ये X प्लस Y। तो जो कोफिशिएंट आपको तोड़ने आ गया तो आराम से बोल सकते हैं, और तोड़ने नहीं भी आ रहा है तो डायरेक्ट यही इसका कोफिशिएंट जाएगा, 2 और 1 कितना, 3, 2 3 कितना, 5, 4 और 1 कितना, 5, 2 और 1 कितना, 3, मैग्नीशियम कितना, 1, क्लोरीन कितना, 2, 2 कितना, 3, डायरेक्ट N का वैल्यू 3, तो I का वैल्यू कितना, 3। बस याद रहे कैसा डिसोसिएशन है, 100% डिसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो। क्लियर? चलो नोट करो तो, हो गया। चल देख, C बना दिया, D देखता हूं। तो अब ये दोनों तुम लोग बना कर लाएगा, और मैं एक D और E एक बना देता हूं। तो यहाँ पर D में क्या दिया हुआ है, L2SO4 का होल थ्राइस, इसको तोड़ोगे तो कितने टूटेगा, 2L, और इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना, पॉजिटिव 3 पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो वैल्यू है इसके ऊपर चढ़ जाता है, इसका जो वैल्यू इसके ऊपर चढ़ जाता है, प्लस SO4 हो जाएगा। यहाँ तो SO4 को 3 को, यहाँ कोफिशिएंट 3, और इस पर कितना हो जाएगा, माइनस बोल दो बाबू, यहाँ 2 माइनस हो जाएगा। तो देख तो इसके लिए X का वैल्यू कितना, 2, इसके लिए Y का वैल्यू कितना, 3, इसलिए N बराबर कितना, X प्लस Y, 2 प्लस 3 बराबर कितना, 5, N बराबर 5, तो I बराबर 5। नहीं विश्वास है तो कैलकुलेट कर ले, 1 प्लस N माइनस 1 इंटू कितना, अल्फा, 1 प्लस N का वैल्यू कितना, 5 माइनस कितना, 1 इंटू कितना, अल्फा का वैल्यू 1। 100% डिसोसिएशन है, ये सब जितने भी है ये क्या है, इन सब के लिए अल्फा का वैल्यू 1 है, 100% क्या है, डिसोसिएट है। क्वेश्चन में दिया तो अच्छी बात, क्वेश्चन में नहीं दिया, अगले सब रहेगा तो मान लेंगे कि 100% डिसोसिएट है। देख तो 5 में से 1 गया 4, 4 में 1 से गुना करेगा 4, 4 में 1 जोड़ेगा तो कितना, 5। तो देख तो जो आया तेरा वैल्यू, N का वैल्यू, वही तेरा वैल्यू आया, I का वैल्यू। और इतना करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने आंख से चश्मा हटाइए और देख लीजिए, L को 2 गो, SO4 को 3 गो, 2 गो 3 गो कितना, 5 गो, तो I का वैल्यू कितना, 5। ठीक है, चलो इधर तो जरा सा ये देख लो, क्या है ये वाला, K4FeCN6 है। ये सब जितना भी करवाया हमने सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं आपको एम्स में मिलेगा, जेई में मिल जाएगा, नीट में मिल जाएगा आपको। इसको तोड़ेगा तो कितना टूटेगा, देखो 4 इसको कोफिशिएंट 4K प्लस FeCN6, और ये कितना आ जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। अब माइनस कितना, इसका जितना है उसके पास जाएगा, यानी कि 4 माइनस हो जाएगा। तो देखो इसके लिए x का वैल्यू कितना, 4, इसके लिए y का वैल्यू कितना, देखो यहाँ पर 1 था, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर चला गया 1, तो ये कितना 1, इसलिए n का वैल्यू x प्लस y, यानी कि 4 प्लस 1 बराबर कितना, 5, इसलिए I बराबर कितना, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू कितना, अल्फा का वैल्यू कितना, 1, अब बराबर करेंगे तो कितना, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5।
यानी कि सिंपल वे में आराम से क्या कर रहा है कि जो जितना है उतना क्या करो, ये 2 और ये कितना जोड़ देना है, बस सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये दोनों आप लोग बना के भेजिएगा, ये आपका HW हो गया, नोट करो इसको। क्लियर है? चलो देखो, अगर मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ दूं, ये तो था कि क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि 100% है कि 20% है कि 30% है, तो मानेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 100% डिसोसिएट करेगा, अल्फा का वैल्यू कितना बाबू 1। अगर मान लो कि तेरे को क्वेश्चन में बोल दिया कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई फॉर 20% डिसोसिएशन एंड 30% डिसोसिएशन, देखता हूं बना करके एक, यह तो क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई फॉर, ये लिख रहा 20% CaCl2 गेट डिसोसिएटेड, अब बी में बता रहा 50% H2SO4 गेट डिसोसिएटेड। कोई सॉल्यूशन में H2SO4 को डाला 50% डिसोसिएट कर जाता है, ठीक ना, और किसी सॉल्यूशन में CaC कैल्शियम क्लोराइड को डाला तो 20% डिसोसिएट करता है, तो इसके केस में आई का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो सिंपल है, ए में क्या है 20% CaCl2 डिसोसिएशन करता है। देखो 20% क्या करता है, डिसोसिएट करता है, सिंपल सा बात है। यहाँ पर याद रखना अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 20%, यानी कि 20 बटा कितना 100। याद करो मैंने लिखा था नोट में x% डिसोसिएशन का मतलब अल्फा वैल्यू कितना x बाई कितना 100, यानी कि तेरे को अल्फा 100% नहीं है, कितना है ये, तो इसको तुम कट करेगा यहाँ पर 0 पॉइंट कितना 2, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया तेरा बाबू 0 पॉइंट कितना आ गया 2 हो गया। अगर इस तरह रहेगा तो ठीक है। अब तुम आराम से लगाओ फॉर्मूला, CaCl2 है, ये टूटेगा तो कैल्शियम को है 1, तो 1 गुना कैल्शियम पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव जितना क्लोरीन रहता है 2 क्लोरीन होता है, प्लस Cl कितना माइनस, Cl को है 2, तो यहाँ पर 2 करेंगे और माइनस क्लोरीन कैल्शियम की संख्या कितना 1, तो यहाँ पर -1 कर दिया। अब देख तो इसके लिए x का वैल्यू कितना 1 और इसके लिए एक y का वैल्यू कितना बाबू 2, इसीलिए n बराबर कितना x प्लस कितना y, 1 प्लस कितना 2 बराबर कितना 3। अब इसलिए फॉर्मूला लगा दे। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ कि 1 2 3 n बराबर 3 तो y बराबर 3, क्यों? क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं है, कितना है 20% खाली डिसोसिएट किया गया, यानी कि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कुछ ना कुछ निकल लेगा, है ना। और इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना अल्फा, 1 प्लस n का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 माइनस कितना 1, और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 1 पुट नहीं करेंगे, कितना पुट करेंगे 0.2, तो 0 कितना हो गया 2 हो जाएगा। देखो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, और 2 में से 0.2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 में 0.2 से गुना तो कितना आएगा 0.4, और 4 में 1 गुना करें तो कितना आएगा 0. कितना आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 4, यही ना होगा। आई बात समझ में? तो ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये आपका होमवर्क रहा, बना लीजिएगा। तो इतना करके आप मुझको क्या करेंगे कल देंगे, ठीक ना। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कल में ऑब्जेक्टिव, मतलब कि लगभग आधा घंटा कल ये लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा। आई मीन कह सकते हैं कि कल आपका सॉल्यूशन फाइनली समाप्त हो जाएगा। अब कल समाप्त हो जाएगा, वही नंबर्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि कल प्रैक्टिस करना है, एसोसिएशन के केस में निकालना है, एक फॉर्मूला है डायरेक्ट बस, और क्वेश्चन करवाना है और कुछ नहीं करवाना, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना। मैं कोशिश करूंगा कि कल से लेक्चर आपको टाइम पर जैसे पहले मिलता था वैसे मिलने लगे, है ना। और ये जो लेक्चर है लगभग मेरे को लगता है कि 2 बजे तक पहुंच जाएगा आपके पास, ठीक है। तब तक अपना फिजिक्स पर शाम तक सारे लेक्चर आज मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। कल फेस्टिवल था इसलिए थोड़ा सा लोग थोड़ा इधर उधर इंगेज हो गया, माइंड सेटअप करना पड़ता है, पढ़ाने से पहले आदमी को माइंड सेटअप करना पड़ता है, ठीक ना। चलिए बढ़िया से पढ़िए मन लगा करके। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, यानी कल जो हो जाएगा खत्म, तो परसों अगर मान लो कि कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन अगर हो जाएगा तो परसों में हाफ लेक्चर प्रॉब्लम पर आएगा और हाफ लेक्चर में अपना केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।